नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 11th क्लास का पद्यांश का 4th लेसन। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 लेसन जो हैं पद्यांश के और गद्यांश के टोटल पूरे लेसन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। इस लेसन में बेसिक चीज केवल इतनी है कि उन्होंने किसान की मार्मिक वेदना और कष्ट है ना, उसको व्यक्त किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे और देख लेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप केवल अच्छे ध्यान से सुने, और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पाठ लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और पाठ का नाम है बे आंखें। ठीक है, क्या नाम है? बे आंखें। किन की आंखें? किसान की आंखें। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पूरा जितने भी प्रश्न हैं सभी का आधार और सभी के प्रश्न एक समान है। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, बिल्कुल आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, और देखिए हम समझ जाते हैं अगर हम, तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रश्न को क्या कर जाएं, समझ जाएं उसके उत्तर को। ठीक है, हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। है हमें काव्यांश दे दिया गया है, मतलब काव्य यानी कविता का एक अंश दे दिया गया है, और उसी के आधार पर हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। ठीक है, आमतौर पर हमें किन बातों से क्या लगता है? डर। तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही सिंपल और सटीक है कि आमतौर पर हमें अंधकार, है ना, किस पे? अंधकार और आर्थिक हानि। आर्थिक मतलब पैसों से, धन से संबंधित हानि, अपमान, हत्याकांड और प्रियजन की मृत्यु आदि से डर लगता है ना। बहुत ही ये आप 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आप 2-4 भी लिख देंगे तो चल जाएगा आपका। ठीक है, क्या है? अंधकार है, आर्थिक यानी पैसों की हानि है, अपमान है, हत्याकांड और प्रियजन की मृत्यु, इनसे हमें डर लगता है। अगला क्या है कि देखो इसी पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उन आंखों से किसान की ओर संकेत किया गया है, किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, किसकी? किसान की। ओके, अब चलते हैं अगला। अगला क्या है? इसी आधार पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है ना। देखिए कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें असीम वेदना है। असीम मतलब बहुत गहराई से कष्ट भरा हुआ है, बहुत कष्ट है ना, उन आंखों में बहुत पीड़ा है, याद रखना। तो उन आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आंखों में बहुत पीड़ा, दुख है, दुख भरा हुआ है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसी के आधार पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि डरते हुए भी, है ना, देखो किस कवि को डर भी लग रहा है उन आंखों से। ठीक है, लेकिन डरते हुए भी कवि ने उन आंखों, उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? अब देखो बेसिक सुन लीजिए कि उसने इन मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसलिए किया है जिससे कि उसके दुख को दुनिया के लिए उजागर कर दिया जाए, है ना, कितना दुख है, क्या है, ये दुनिया को पता चल जाए। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है। इतना बड़ा है ना, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा ही करें। ठीक है, देखिए कवि ने इन पंक्तियों में किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। बस इतना सा ही अगर आप याद कर लें या सुन अच्छे समझ लें तो इतना सा ही आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए और समझने के लिए हम इसको और देख लेते हैं क्या है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है। समाज को यानी दुनिया को किसान की स्थिति यानी पोजीशन यानी कैसी है किसान की स्थिति, इससे अवगत कराने के लिए किया है, याद रखना। ठीक है, ताकि लोग, है ना, किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके, याद रखना। ठीक है, अब जब बात सुमित्रा नंदन पंत के जमाने की है, उस समय क्या भ्रष्टाचार और महाजन जो क्या है कर्जा देते थे और किसानों को, है ना, और जिनसे भी कर्जा उनको लेना पड़ता था उन पर कष्ट देते थे उनको, है ना, वो कर्जा भी नहीं चुका पाते थे, केवल ब्याज ब्याज चुकाते रहते थे, जो मूल धनराशि है उस पर उसको वो चुका नहीं पाते थे, तो मतलब बहुत कष्ट में रहते थे। और आपको पता ही है कि अगर कोई भी इंसान कर्ज में होता है तो वो कितना कष्ट में होता है ना। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुखी जीवन जीना चाहता है तो अपने ऊपर किसी तरह का कर्ज ना चढ़ाए, है ना, तो वो संतुष्ट होता है, सुखी होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। इसी के आधार पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब भी वह कविता लिखता, है ना। देखिए
यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसकी पीड़ा का बोध न होता, यानी उसके कष्ट का बोध न होता, कष्ट का ज्ञान नहीं हो पाता कि किसान के अंदर कितना कष्ट भरा हुआ है, और कविता ना लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए भावों का होना बहुत जरूरी है ना। कविता लिखने के लिए भाव यानी सेंस, मतलब हमें क्या होना चाहिए कि हमें सामने वाले के कष्टों का पता होना चाहिए ना। हमें बनावटी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी ने बनावटी तरीके से नहीं लिखा है ना, उनको यथार्थ में उसके आंखों में कष्ट दिखा, किसान की आंखों में, इसलिए उनने उनको महसूस किया है ना। जैसे कोई एक्टर होता है तो एक अच्छी एक्टिंग के लिए उनको उस एक्ट में घुसना पड़ता है, याद रखना है, तभी वो एक अच्छी एक्टिंग कर सकता है ना। जैसे रोना हुआ, हंसना हुआ, किसी भी तरह की, है ना। तो देखिए, तो इसका हमें उत्तर मिल गया है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, अभी तो जो पहला ही प्रश्न था उसमें 5 पूछे गए थे आपसे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या है आपका कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। तो आप बेसिक सुन लीजिए कि कविता में किसान की जो दुर्दशा है उसके लिए महाजनों और थानेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है, ठीक है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए, याद रखना, किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, है ना, किसको, जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। ओके, जमींदार, महाजन और कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, ठीक है, किसान की इस पीड़ा के लिए। ओके, इतना तो बेसिक आंसर हो गया कि अगर आपको कुछ याद ना आए तो आप इतना तो लिख ही दें, ठीक है। महाजन जो उधार देते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है, साहूकार वगैरह। और देखिए इसमें क्या दिया गया है उसको हम समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय बैल और घर बार बिकवा दिया है, याद रखना, गिरवी रख लिया है या फिर बिकवा दिया है, किस लिए, ऋण, है ना, ऋण लेने के लिए। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया, याद रखना। मतलब जो महाजन लोग जब क्या है वो भेजते हैं ना ऋण लेने के लिए, जिनको अपने सेवकों को, उनको यहाँ कारकुनों कहा गया है। अब जैसे ही कारकुनों का उसके बेटे ने, किसान के बेटे ने क्या किया, विरोध किया, तो उसके बेटे को मरवा दिया गया है, याद रखना, किसान के बेटे को। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और इसी कारण उसकी दुहमुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई, किसकी, किसान के बेटे की, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, तो इतना मान लो जो है कौन है इसके जिम्मेदार, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं जमींदार और महाजन, ठीक है। अब उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न हमको दिया गया है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए चमक है लाती, है ना। अब जो देखिए हमें एक पंक्ति दी गई है, काव्यांश दिया कविता की, इसमें किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया गया है ना। किन सुख, इधर सुख लिखा है ना, देखिए, तो किन सुख की ओर संकेत किया गया है वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं बेसिक आपको बता दूं कि किसान के किन सुख की ओर संकेत किया गया है कि इससे पहले जब किसान के पास गाय थी, बैल थी, उसका बेटा था, उसकी पत्नी, बहू थी, है ना, उसकी बच्ची थी, गाय बैल थे और जो दूध देती थी, और घर परिवार सब संपन्न था। लेकिन अब देखो, अब कुछ नहीं है, याद रखना, तो उसी को याद करके वो खुश हो जाता है, ठीक है। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं क्या है। उपयुक्त पंक्ति में किसान के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया है। कौन कौन से सुख थे किसान के पास, पुराने, ठीक है, जिसको वो याद करता है कि किसान कभी स्वाधीन था, स्वाधीन मतलब अपने ऊपर उसका स्वाधीन था, स्वाधीन, पराधीन नहीं था, किसी के अधीन नहीं था, किसी का बंधक नहीं था, है ना, खुद की मर्जी का मालिक था, स्वाधीन, जैसे हम हैं, है ना। उसके घर के पास लहलहाते खेत थे, है ना, उसके खुद के लहलहाते खेत थे, क्या है, और दुधारू गाय थी, हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी भी थी, याद रखना। घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी और पुत्र वधू भी थी, याद रखना, है ना। इस तरह किसान एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति था। इन्हीं सब की स्मृति मतलब इन्हीं सब की याद उसकी आंखों में चमक ला देती है, ठीक है, इन्हीं सब की याद उसकी आंखों में चमक ला देती है, ठीक है। देखो आपको जितने भी क्वेश्चन मिले होंगे कोई भी अलग नहीं है, इसका किसी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कोई भी अलग नहीं है ना, सब उसी पे बेस्ड है, याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, है ना। 4 में
कुछ प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 में भी कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एक ही प्रश्न में। तो देखिए पहला उसमें क्या पूछा गया है, काव्यांश दिया गया है कि उजरी उसके सिवा किसे पास दुहाने देती, है ना। देखिए इसमें आपको संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। तो संदर्भ तो आपको पता है कि यह काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता का छोटा सा अंश दिया गया है ना, इसीलिए काव्यांश कहा गया है। यह काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह में संकलित है, संकलित मतलब छपा हुआ है, छपा बे आंखें से लिया गया है। कौन सा बे आंखें चैप्टर किसके द्वारा लिखित है, इस कविता की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। बस इतना आपको संदर्भ लिखना है कि जी कहाँ से लिया गया है। और आशय इसमें क्या है कि कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। देखो उजरी तो इसी में दिया गया है, ठीक है, यह गाय का नाम है। उस गाय के प्रति किसान की बहुत स्नेह था, है ना, किसान भी उससे बहुत स्नेह करता था और गाय भी किसान से स्नेह करती थी, है ना, जानवर भी तो अपने मालिक को स्नेह करते हैं। वह गाय भी केवल किसान को ही दूध दुहने देती थी, याद रखना, वह किसी अन्य को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। बस इसका इतना ही आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी फोर्थ में दूसरा दिया गया है, घर में विधवा रही पुतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातन, है ना। लक्ष्मी थी कि पति घातन थी, यानी पति को खाने वाली, है ना, पति को खा गई, चाट गई, सीधी सी बात जी है ना। अब देखिए इसका है कि यह देखो संदर्भ तो आपको वही लिखना है कि यह पाठ यहाँ है, यहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता जी हैं, ठीक है। आशय क्या है देखिए, किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया है ना, जो महाजन थे उनके सेवकों ने, जो उधार लेने के लिए आते हैं उनके नौकर, उन्होंने मार दिया है, ओके। उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से, है ना, किसान के बेटे की मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से, है ना, किस पर मर दिया गया है, उसी की पत्नी पर, उसी की पत्नी पर मर दिया गया है ना। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पति घातन करार दे दिया गया है, उसे पति घातन, है ना, कि जी पति को मारने वाली है, इसी के कारण इसका पति मर गया, ठीक है, समाज ने। जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी, यदना किसके समान, लक्ष्मी के समान थी, वह कमाकर घर चला रही थी, है ना, वह कमाकर। इस चैप्टर में ऐसा कहा गया है कि जो उसकी पत्नी थी यानी बहू थी किसान की, उसके बेटे को मार दिया गया है, ठीक है, और पुलिस की मिली भगत के कारण उसकी पत्नी पर ही वो इल्जाम लगा दिया गया है। बल्कि वो लक्ष्मी थी, वो खुद कमा कर खाती थी, लेकिन उसे पति घातन बोल दिया गया है कि यह पति को मारने वाली है, कि इसी के कारण इसका पति मर गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी में तीसरा और है, फोर्थ में तीसरा है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक हिलाती, तुरंत शून्य में पड़ वह चितवन तीखी नोक दृश्य बन जाती। फिर उसे वही पूछ लिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि किन यादों के लिए वो, किन यादों की वजह से उसकी आंखों में चमक आ जाती। तो देखिए यह संदर्भ तो आपको वही लिखना है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। और आशय में लिखना है आपको कि किसान जब पूर्व वैभव को याद करता है, अपनी पूर्व यादों को याद करता है, तब उसके लिए वह क्षण सुख आनंद का अनुभव होता है। जैसे हम पुरानी बातों को आनंद याद करते हैं तो थोड़े पल के लिए खुशी हो जाती है। जैसे कि मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, है ना, उसकी आंखों में चमक उभर आती है। परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन हो जाता है। लेकिन किसान वो याद तो करता है और थोड़ी देर के लिए उसको सुख और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यह एहसास क्षण भर में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसे वे सारी सुख की बातें तीखी नोक की चुभने लगती हैं, है ना, क्योंकि अब उसके जीवन में इतना कष्ट और वेदना है कि उसको वे वाली जो बातें हैं, जो अच्छी वाली बातें, वो चुभने लगती हैं, है ना, उसको बहुत बुरा लगता है कि कहाँ थे भाई और कहाँ क्या से क्या हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां, 4 के जो 3 थे, फोर्थ प्रश्न के 3 वो कंप्लीट हो गया। अब 5वां प्रश्न देखिए क्या कहा गया है आपसे कि घर में विधवा रही पुतोहू, है ना, जे आपको काव्यांश दिया गया है, खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती, है ना। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज स्त्री विषय पर लेख लिखें। कि वर्तमान में देखो पहली स्त्रियों की क्या दशा थी, अब क्या उनकी, है ना, दशा हो गई है, अब इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है कि प्रस्तुत कविता में, ठीक है, ये कोई बड़ा नहीं है, याद रखना, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत दयनीय बताई गई है। देखो प्रस्तुत जो काव्यांश है कविता, इसमें तो बहुत दयनीय बताई गई है, ठीक है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति हत्यारन करार दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले तो आपको और पहले पता ही है कि अगर किसी का पति हो जाता था एक्सपायर, तो उसको सती प्रथा के अकॉर्डिंग क्या होता था कि उसको भी पति के साथ भी जलना पड़ता था, ठीक है। पर तो वो ठीक है, वो फिनिश हो गई वो ऐसी प्रथा, वो गलत भी है। देखो तो विधवा स्त्री की सहानुभूति रखने की अपेक्षा उससे सहानुभूति नहीं रखी गई, उसी की किसी तरह से मदद नहीं की गई, बल्कि उसे पति घातन या हत्यारन बोल दिया गया है, याद रखना। कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है, ठीक है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है, कौन? पुलिस वाले। और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकते, यानी उसका क्या करते हैं? शोषण करते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, ठीक है। ऐसा किसने बोला है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है। अब देखिए अब क्या स्थिति है, अब ये देख लीजिए कि वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। अब तो देखो बहुत बढ़िया स्थिति है, आप देख चुके हैं कि हर क्षेत्र में, हर लाइन में, है ना, जो फीमेल है हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, है ना, सबसे आगे, है ना। अब तो पुरुषों को भी मात देने लगी हैं वो, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल, है ना। आज लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है ना, सभी देशों में। अपने यहाँ भी देखो श्रीमती विधवा पाटिल जी राष्ट्रपति रह चुकी हैं ना, इंदिरा गांधी, है ना, इस तरह से प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, है ना। और अभी तो वो अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद दे दिया गया है उनको, है ना, भारतीय मूल की लेडी हैं। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली, याद रखना। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासनकार, मतलब हर क्षेत्र में शिक्षा, साहित्य, कला, चिकित्सा, चाहे वो खेल हो, याद रखना है। यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा पर मोर्चे पर भी वह जाने से पीछे नहीं रही। अब तो आपको पता है कि सेना में भी महिलाओं के लिए कोटा आरक्षित कर दिया गया है ना। अब स्त्री अबला नहीं अपराजिता है, अपराजिता मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, है ना, पराजित नहीं कर सकता। और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान वैसे ही है जैसे कि पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। जी तो आपने सुना होगा कि प्रत्येक पुरुष की उन्नति में स्त्री का तो हाथ होता ही है ना। उसी प्रकार की पुरुष की भी उन्नति में स्त्री का हाथ होता है ना। इसी तरह पुरुषों का योगदान भी है उन्हीं की जीत में, है ना। अब तो मतलब समय बदल चुका है ना। सभी लोग, अब तो घरों में भी क्या होता है कि महिलाओं को अगर कुछ करना है तो उनको भी हम सभी लोग सहयोग देते हैं मिलके, है ना। और अच्छी सोच, आप लोग भी सभी लोग इसी तरह से व्यवहार करें, सभी लोग, है ना, सब समान है, याद रखना। अब देखिए अगला क्या है, 6th क्वेश्चन है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, है ना। व्यवसाय से पलायन, किसान अपने व्यवसाय से मतलब कि खेती बाड़ी से वो छोड़ रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल भी करेंगे, किस कारण से वो छोड़ रहे हैं किसानी। तो देखिए यह कथन सत्य है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। यह नहीं बल्कि बहुत से किसान तो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हैं, याद रखना, है ना। हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, समाचार पत्रों में सुनते हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर लिया, इस तरह से। कभी फसल खराब होने के कारण, ऋण न चुका पाने से, या फिर कभी बरसात न होने से भी ऐसा कदम उठाने पर बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको 3 रीजन दिए गए हैं, इसमें आप ध्यान रखना 3 रीजन में कि एक तो फसल खराब होने के कारण, ऋण न चुका पाने के कारण और बरसात ना हो पाने के कारण वो बहुत ही दुविधा में रहते हैं किसान, क्योंकि उनका तो एक ही व्यवसाय है किसानी, और उसी के लिए तो पानी, मौसम, जलवायु सब कुछ चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो बेचारे घाटे में हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है अगला, देखिए इस विषय पर मुद्दे पर आधारित चर्चा करें। देखिए इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर परिचर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम परिचर्चा कर सकते हैं? देखिए कि खेती व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह गई। अब जो टॉपिक दिए गए हैं कि इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसके आगे क्या लगा लेते हैं तो हमें वो टॉपिक मतलब प्रश्न मिल जाएगा कि क्या, है ना, क्या खेती व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह गई है, मतलब किसानों को क्या उससे लाभ नहीं हो रहा है खेती से, या तो फिर इसीलिए पलायन कर सकते हैं वो, ठीक है। अब दूसरा है कि इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है,
जिसे आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग नहीं करना चाहता। जैसे आपको पता है कि आजकल टेक्निकल ज़माना है, सभी लोग जैसे आजकल प्रत्येक बच्चे जो है पढ़ लिख रहे हैं ना, तो खेती कोई नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत ज़्यादा है ना। किसानी में बहुत मेहनत है, याद रखना। ठंड में इतनी कड़कड़ाती ठंड में पानी दिया जाता है, रखवाली करनी पड़ती है ना, जागना पड़ता है, तो बहुत परिश्रम है उसमें, है ना। फिर भी देखो किसान किसानी करते हैं, है ना, तभी तो हमें खाने के लिए मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया, जैसे बीज खाद और सिंचाई के साधनों का अभाव, है ना। इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया है ना, वो कृषि और किसानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बीज खाद और सिंचाई के साधन का अभाव है किसानों के लिए, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और फोर्थ है क्या कि अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव। अनाज की बिक्री यानी कि अनाज कहाँ पर हम बेचें, लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा क्या है कि परेशानी नहीं उठानी पड़ती, मंडियाँ हैं, वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, किसान अपना जो है अनाज वगैरह बेच देते हैं, ठीक। तो इन चारों पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए कि कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्नलिखित कारण, अब इसमें कारण क्या क्या है कि वो पलायन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कम आय का होना, है ना, आय कम है ना, इसमें आय कम है, मेहनत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, क्या का कारण, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिलना, ठीक है, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिलना, ठीक है। देखो बहुत सारी मेहनत करते हैं किसान, फसल उगाने के लिए 4-4 5-5 महीने इंतजार करते हैं, है ना, उसके बाद उसका भंडारण करते हैं, बेचते हैं, उसके बाद उनको पेमेंट मिलता है। कभी कभी वो इसमें सफलता नहीं पाते, हानि हो जाती है ना। देखिए तीसरा ऑप्शन है कि समाज में उचित सम्मान न मिलना, किसानों को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसका कारण यह भी एक कारण हो सकता है ना कि लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, भाई भाई किसानी करते हैं, तो इतना क्या उसको वो नहीं माना जाता क्या सम्मान पूर्वक। लेकिन जैसे ही कोई सरकारी नौकरी हो, ऑफिसर हो, अच्छा कोई इंजीनियर डॉक्टर वगैरह हो, तो इनको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। ये हमारे समाज की ही एक क्या है, गलत भावना है, याद रखना। इसको ही तो हमें बदलना है ना। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस तरह की भावनाओं को अपने मन में ना रखें, ठीक है। किसान भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो किसानी नहीं करेगा तो हम कैसे खाएंगे, है ना, क्या खाने के लिए मिलेगा हमें। प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, ठीक है। किसानी का मेन क्या है कि प्रकृति नहीं, हमने बताया है कि जलवायु और वर्षा दोनों प्रकार से बहुत ही जरूरी है ना। बरसात में वर्षा अगर नहीं होती है तो बंजर भूमि पर क्या किसान उगाएगा, है ना, खेती क्या करेगा। और फोर्थ क्या है इसका कारण कि नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव या फसल बीमा का आदि न होना, है ना। नुकसान की भरपाई, जैसे अगर नुकसान हो जाता है किसान को, तो फिर उसको उसकी भरपाई के लिए क्या हो सकता है, उसका भी अभाव है इन चीज़ों का, यार, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।